प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 में हिंदी साहित्य के व्याकरण में प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, काव्य के गुण। कक्षा 12 हिंदी साहित्य, जिसका हम ग्रामर का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, काव्य गुण। तो हिंदी साहित्य में बहुत सारे व्याकरण के अध्याय हैं, जिनमें हमने सबसे पहले आपके लिए टॉपिक उठाया है काव्य के गुण। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो विभिन्न विद्वानों की परिभाषा, यानी काव्य की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी हैं। तो बहुत सारे विद्वान हुए हैं, लेकिन हमने मुख्य आपके लिए कुछ विद्वानों की परिभाषा यहाँ पर क्या है लिखी हैं, ताकि जिनको आप आसानी से याद भी कर सको। तो पहले आचार्य हुए हैं आचार्य दंडी। इन्होंने काव्य की परिभाषा क्या दी है? इष्ट अर्थ से युक्त पदों को काव्य कहते हैं। यानी ऐसे पद जो वास्तविक, सही और सटीक अर्थ प्रदान करते हैं, उसको क्या कहते हैं? काव्य कहा जाता है। ये परिभाषा दी है आचार्य दंडी ने। दूसरे आचार्य भामह, ये प्राचीन काल के विद्वान हैं, जिनके बारे में शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा। तो दूसरे विद्वान हैं आचार्य भामह। आचार्य यानी गुरु यानी अध्यापक। शब्द व अर्थ सहित रचना काव्य कहलाती है। यानी काव्य के अंदर, पंक्ति के अंदर जो शब्द होते हैं, शब्द जब वास्तविक और सही अर्थ पढ़कर जब कर रहे हों, तो वो रचना क्या कहलाएगी? काव्य कहलाएगी। तीसरे आचार्य हुए हैं आचार्य विश्वनाथ जी। इन्होंने भी बहुत छोटी और बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। रसपूर्ण वाक्य काव्य है, अर्थात जिस पंक्ति को पढ़ने से हमें आनंद आए, रस उत्पन्न हो, उसी को क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। आचार्य मम्मट जी, उन्होंने कौन सी परिभाषा दी है? दोष रहित, यानी जिस काव्य पंक्ति में किसी प्रकार का कोई भी दोष ना हो। गुण सहित, सभी शब्द सही अर्थ प्रकट कर रहे हों, तथा यदा कदा, कभी कभी अलंकार विहीन, यानी अलंकारों का प्रयोग उसमें ना हो। ये नहीं कि हर एक रचना में ना हो, कभी कभी कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जहाँ पंक्तियाँ ऐसी होती या वाक्य ऐसे होते हैं, उसमें अलंकारों का प्रयोग नहीं होता। शब्दार्थ को काव्य कहते हैं, यानी ना तो कोई दोष हो, गुणों से भरी हुई वो रचना हो, और कभी कभी उसमें अलंकारों का प्रयोग ना हो, तो वो सरस रचना क्या कहलाती है? काव्य कहलाती है। अंतिम पांचवी परिभाषा है आचार्य जगन्नाथ जी की। उन्होंने क्या कहा था? रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। यानी शब्दों को पंक्ति में रखने से जब उस पंक्ति का सौंदर्य बढ़ जाता है, अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट होता है, अर्थ को पढ़ने में क्या है, हमें रस उत्पन्न होता है, हमें रस मिलता है, वही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। तो ये थी काव्य की परिभाषाएं जो इन 5 विद्वानों ने बताई। और भी बहुत सारे विद्वान हुए हैं, मैंने पहले बताया, हमने कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषा और सरल परिभाषा आपको बताई है, ताकि जिनको आप आसानी से याद कर सको, क्योंकि इनमें से भी पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है कि मम्मट जी के अनुसार काव्य की परिभाषा दीजिए, या आचार्य भामा के अनुसार काव्य की परिभाषा दीजिए। तो इसलिए आपके लिए सरल परिभाषाएं हमने यहाँ पर लिखी हैं। उसके बाद एक काव्य स्वरूप निर्माण के तत्व, यानी काव्य का निर्माण किन तत्वों से होता है, ऐसे कौन से तत्व हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। तो काव्य निर्माण के लिए 5 तत्वों का होना बहुत ही जरूरी है। पहला तत्व जो है शब्द। भाई एक शब्द मिलेगा तो ही तो पंक्ति बनेगी, उसी पंक्ति को क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। फिर अर्थ, सीधी साधारण शब्दों वाली रचना को काव्य नहीं कह सकते, यानी वह बाजार गया तो सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, ये काव्य नहीं हो सकता। शब्द का विशेष और रसपूर्ण अर्थ निकले। फिर भाव, फिर अर्थ के साथ साथ वो पंक्तियाँ क्या भाव प्रकट कर रही है, उसका भाव अर्थ क्या है। यानी गद्य में तो आप पढ़ते हो सीधी पंक्ति पढ़ी अर्थ समझ आ गया, लेकिन पद्य यानी पंक्तिबद्ध
जो काव्य रूप में रचनाएं होती, कविता रूप में होती है, उनका साधारण अर्थ के साथ साथ विशेष भावार्थ भी निकलता है। तो इसलिए तीसरा तत्व है भाव। फिर कल्पना, काव्य की पंक्तियों में कल्पना तत्व का भी समावेश होता है। फिर उसके बाद विचार, अंतिम बिंदु जो है उस पर विचार करना, यानी जो अर्थ हमने ग्रहण किया है वो अर्थ सही है, हम अपने जीवन के स्तर पर कितना उसको ढाल सकते हैं, इन सब के बारे में वर्णन किया जाता है विचार के अंदर। तो काव्य निर्माण के 5 तत्व हैं। उसके बाद शुरू होता है काव्य गुण की परिभाषा। ध्यान रखना, ये ऊपर जो परिभाषा है ये काव्य की परिभाषा है। अब हम काव्य गुण की परिभाषा लिखेंगे जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि काव्य गुण पढ़ने से पहले हमें काव्य के बारे में जानना बहुत ही जरूरी था। तो काव्य गुण की परिभाषा क्या है? गुण जो होते हैं रस के सहायक धर्म होते हैं, यानी किसी भी काव्य पंक्ति को पढ़ने में आनंद तभी आएगा, रस तभी मिलेगा जब उसके अंदर गुण मौजूद हो, क्योंकि गुण जो होता है रस के अंदर होते हैं, ना कि शब्द के अंदर। जिस प्रकार शौर्य यानी ताकत, वीरता जो होती है वो आत्मा का धर्म है, आत्मा के लिए वो जरूरी होते हैं, उसी प्रकार काव्य का धर्म जो है वो क्या है? रस होता है। उसी प्रकार जो गुण है काव्य की सरस शब्दावली व पदावली में स्थित होकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, यानी काव्य के अंदर सरसता है, रोचकता है, पढ़ने में आनंद आ रहा है, तो वो काव्य जो रस उत्पन्न कर रहा है वो उसका क्या कहलाएगा? गुण कहलाएगा। तो आ गया होगा समझ में। उसके बाद है गुणों की संख्या। तो हिंदी के अंदर या संस्कृत के अंदर बहुत सारे विद्वान हुए, प्राचीन काल में भी और इस समय भी, तो सब ने अपने अपने अनुसार काव्य गुणों की अलग अलग संख्याएं बताई हैं, लेकिन हमने मुख्य तो इनमें 3 आचार्यों को छांटा है, जिसमें पहले हैं आचार्य भरत मुनि जी, दूसरे आचार्य दंडी व तीसरे आचार्य वामन भट्ट जी। इन तीनों ने 10 गुण माने हैं, क्योंकि बाकी जितने भी विद्वान हुए हैं उन सब ने अपने अपने तरीके से गुणों की संख्या अलग अलग मानी है। ये 3 विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने एक मत से 10 गुणों को मान्यता दी है। फिर उसके बाद हुए आचार्य मम्मट, जिसकी परिभाषा आपने ऊपर भी पढ़ी है। आचार्य मम्मट ने इन्हीं 10 गुणों को 3 गुणों में बांटा है, तथा साथ में रीति को भी जोड़ा गया है। रीति होती है यानी किस शैली में लिखा गया है, किस तरीके में वो पंक्ति लिखी गई है और वो पंक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी जिस क्षेत्र से वो शैली चली आ रही है तो वो उसकी रीति कहलाती है। तो आचार्य मम्मट ने इनको 3 गुणों में बांटा है, साथ में रीति को भी जोड़ा है। तो वो रीतियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में और काव्य के गुणों के बारे में आपको कल विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो ये हिंदी साहित्य का पहला अध्याय था, काव्य गुण। अभी आपको थोड़े पढ़ाया है, फिर भी इसमें आपको कुछ समझ ना आया हो तो हमसे पुनः आप संपर्क कर सकते हो, और इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद।